students, this side NM Misra from Brilliant Academy of Learning. Today we are going to study time and distance, problems on trains and problems on boats. Today we shall study firstly the concepts and basics of this chapter. आज हम लोग समय और दूरी, ट्रेन के प्रॉब्लम्स और बोट के प्रॉब्लम्स करेंगे. सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, उसको समझने के बाद उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे. कई पार्ट में होगा, ये पहला पार्ट है. ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग. टाइम एंड डिस्टेंस. टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें सब बेस आपको बता देंगे, सारे कंसेप्ट्स बता देंगे टाइम एंड डिस्टेंस के. इसमें ट्रेन्स वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, उसके भी बेसिक्स बताएंगे आप लोगों को. और बोट और स्ट्रीम के जो बेसिक्स हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ फार्मूला हम लोग शुरू करते हैं. तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी. दूरी इक्वल टू हो गया आपका चाल गुना समय. ठीक है, अब इसी से अगर आपको स्पीड निकालना हो तो टाइम इसके नीचे आ जाएगा. तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसी प्रकार अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मतलब एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से बाकी तीन हो गया. ठीक है बच्चे, एवरेज स्पीड अगर निकालना हो, एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय. इसी में अगर इफ distances traveled be same at different or same speeds, then average speed is equal to 2 multiplied by first speed multiplied by second speed upon first speed plus second speed. मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे सपोज दैट हम ए से बी पर जा रहे हैं और फिर बी से पर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम. ऐसे केस में एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप ये लगा सकते हैं. या मान लिया जाए हम 10 किलोमीटर गए एक स्पीड से, फिर अगला 10 किलोमीटर गए कोई स्पीड से. मान लिया जाए इसमें गए x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, इसमें गए y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, या सेम x ही दोनों हो. डिस्टेंस समान होना चाहिए, डिस्टेंस समान होना चाहिए. स्पीड सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, अब देखिए सिक्स फॉर्मूला. हमेशा स्पीड का रिसिप्रोकल टाइम होता है. अगर स्पीड आपका ज्यादा रहेगा तो टाइम आपको कम लगेगा, स्पीड आपका कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा. मतलब मोर द स्पीड लेस द टाइम, और लेस द स्पीड मोर द टाइम. मतलब स्पीड एंड टाइम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. हमेशा स्पीड और टाइम जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा. ठीक है बच्चे, इसलिए हमेशा अगर दो स्पीड का रेशियो दिया हो तो टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है. मतलब
अगर मान लिया जाए S1/S2 है तो हमेशा T2/T1 होगा। ठीक है जी, पहले का स्पीड अपॉन दूसरे का स्पीड बराबर दूसरे का टाइम अपॉन पहले का टाइम। ठीक है जी, मतलब हमेशा स्पीड और टाइम रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चे, 7th नंबर, नॉर्मली जो है स्पीड किलोमीटर पर आवर में देता है, कभी कभी मीटर पर सेकंड में देता है, तो कभी हो सकता है आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, या कभी हो सकता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो। तो कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, इसको ध्यान रखिए आप। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना हो तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या चेंज हो जाएगा बच्चे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मीटर पर सेकंड है आपको और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट ये है क्या, एग्जामिनेशन अगर आप पूरा स्टेप करते तो टाइम लगता है आपको। जैसे किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, ये किलोमीटर बटे आवर। अब किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर, और आवर कितना होता है 3600 सेकेंड। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 18, मतलब क्या हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इतना कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इतना करना पड़ेगा स्टेप। आप ध्यान रखिएगा, तो सिर्फ किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए किलोमीटर पर आवर का। उसी प्रकार ये भी है, मीटर पर सेकंड इसी का चेंज करके आप कर सकते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। इतना अगर याद होने से आपको सुविधा हो जाएगी। और ऐसा यूनिट चलता है पूरे विश्व में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो चलता है, उसमें से इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए तो आपको सुविधा हो जाएगी। देखिए, मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर, या जब डिस्टेंस को मापते हैं तो मीटर लेते हैं, जब किसी वजन को वेट को मापते हैं तो ग्राम में लेते हैं, और जब किसी लिक्विड वगैरह को मापते हैं तो लीटर में लेते हैं, है ना। डेका हेक्टो किलोमीटर, या जब आप किसी चीज को डिस्टेंस को मापेंगे तो किलोमीटर, अगर किसी वजन को मापेंगे तो किलोग्राम, और किसी लिक्विड को मापेंगे तो किलोलीटर। होता क्या है, इस साइड से जब आप कन्वर्ट करते हैं तो एक बार एरो को क्रॉस कीजिएगा तो ये छोटा यूनिट है, इधर बड़ा यूनिट होते जाता है, तो छोटे को जब बड़े में आप कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन होता है। इस साइड से आप चलेंगे तो डिवीजन होगा, और इधर से अगर चलेंगे तो बड़ा यूनिट है, इधर छोटा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, हर एरो को आप क्रॉस करेंगे, एक एरो को क्रॉस करने में आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज दैट मिली को आप चेंज करना चाहते हैं मीटर, मिलीमीटर को अगर सपोज दैट आपको मिलीमीटर को चेंज करना चाहते हैं आप मीटर में, क्या होगा, अब मिलीमीटर से आप मीटर में जाते हैं क्या होता है 10 10 10, है ना। इस डिवीजन होता है, इधर से उधर बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में डिवीजन होता है। तो क्या करेंगे, जब भी मिलीमीटर को आप जब भी 10 × 10 × 10 यहां पहुंच गया, मतलब 1000 से आप डिवाइड कर देंगे इसको तो मीटर हो जाएगा। वही अगर इधर से आप चेंज करें, मान लीजिए किलोमीटर से आपको मीटर चेंज करना है तो क्या देख रहे हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन होता है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे आप तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लिया किलोमीटर से आपको मीटर में बदलना है, ठीक है, मिलीमीटर से मीटर में चेंज किए तो डिवीजन हुआ, ठीक है, 1 2 3 बार 10 × 10 × 10 से डिवीजन हुआ। इधर से चेंज करें किलोमीटर से मीटर, इस साइड से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, बड़े से छोटे में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 यहां ना, आपको यहां ना, यहां पहुंचने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको 10, जब भी आप किलोमीटर को 10 × 10 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट का प्रयोग आप सब जगह करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ गए होंगे आप लोग। 9th नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर्स में कुछ और फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, बेसिक कांसेप्ट्स ये लोग जानते ही हैं नॉर्मली, लेकिन 1 घंटे बराबर क्या होता है 60 मिनट, 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड, 1 आवर को अगर मिनट बदलना हो सेकंड में तो 60 × 60 3600 सेकंड,
इसकी जरूरत पड़ जाएगी। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें जैसे 1 एकड़ बराबर क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा, इस पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसी तरह 1 हेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब बुनियादी चीजें हैं, ये सब पता होना चाहिए बच्चे को। 10th में मान लिया जाए ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये क्रॉस कर रही है किसी पोल को, या कोई आदमी है, या कोई वृक्ष है, या सिग्नल पोस्ट है रेलवे का, इसको ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। इसको क्रॉस करने में चूंकि इसकी लंबाई निग्लिजिबल होती है, पोल, आदमी, ट्री, सिग्नल पोस्ट, इसकी लंबाई निग्लिजिबल होती है, नगण्य, इसलिए ट्रेन की लंबाई, ट्रेन को इसको क्रॉस करने में सिर्फ अपनी लंबाई चलनी पड़ती है। ट्रेन को इसको क्रॉस करने में सिर्फ अपनी लंबाई चलनी पड़ती है। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन इन क्रॉसिंग a pole or a man or a tree or a signal post, एक सिग्नल पोस्ट इक्वल टू क्या लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसको क्रॉस करने में ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी, सिर्फ अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार मान लिया जाए ये ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ये अगर प्लेटफॉर्म मान लीजिए ट्रेन है और ये किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज हो, पुल, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है। तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म और ब्रिज को क्रॉस करने में क्या करना पड़ेगा, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल by the train in crossing a platform or a bridge is equal to what? Length of the train plus length of the train plus length of the platform or bridge, length of the प्लेटफॉर्म और ब्रिज। क्या सीखे हम लोग कि जब ट्रेन किसी पोल या आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, लेकिन वही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन द्वारा इसको पार करने में कुल कितना चलना पड़ेगा। ट्रेन यहाँ आएगा तो कितना जगह पूरा क्रॉस किया, इसलिए ट्रेन की लंबाई जमा प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई। क्लियर बच्चे? 12 नंबर नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, अगर मान लिया जाए दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे ऐसे अपोजिट और पैरेलल, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन, ये अपोजिट और पैरेलल चल रहा है। अपोजिट देखिए विपरीत दिशा में है और समानांतर है, अपोजिट एंड पैरेलल। ठीक है जी, अगर अपोजिट दिशा में चले तो दो चीज जब अपोजिट दिशा में चलती है तो क्या होता है, तो दो केस है। पहला केस यहां तक डिस्टेंस की बात है, एक दूसरे को क्रॉस करने में जो दूरी तय करनी पड़ी ट्रेन को, वो क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्रॉसिंग each other is equal to length of the first train, length of the first train plus length of the second train, length of the second train। मतलब दोनों ट्रेनों को दूसरे क्रॉस करने में कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चे, जहां तक स्पीड की बात होगी तो निश्चित रूप से जब
दो चीज अपोजिट और पैरेलल, देखो दोनों एक ही पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। देखो जब भी अपोजिट हम चलते हैं तो दोनों एक तरफ के पॉइंट चल रहा है, तो दोनों का स्पीड जुड़ेगा, दोनों का स्पीड जुड़ेगा। मतलब जब भी अपोजिट हो, अपोजिट दो ट्रेनें चल रही हो, दो कारें चल रही हो, तो ज्वाइंट स्पीड काम करेगा। क्या काम करेगा? ज्वाइंट स्पीड। तो ज्वाइंट स्पीड क्या होगा? ज्वाइंट स्पीड होगा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? जब पैरेलल हो तो डिस्टेंस जहां तक बात है दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ती है, और ज्वाइंट स्पीड काम करता है जब अपोजिट और पैरेलल होता है। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए, मान लीजिए दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में। अभी जो पिछले पहले पढ़े थे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल एक दूसरे, मतलब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है और पैरेलल चल रही है, एक दूसरे के समानांतर चल रही है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में पहला केस, जहां तक डिस्टेंस दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी, वो इसमें भी दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी। पहले वाले में भी जब अपोजिट चल रहा था, अपोजिट और पैरेलल, तब भी कुल दूरी निकालने के लिए हम लोग दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ते थे। और जो सिमिलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, फिर भी कुल दूरी तय करने के लिए दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी इसमें भी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन क्रॉसिंग ईच अदर, इन क्रॉसिंग each other is equal to length of first train, length of first train plus length of second train। टोटल डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करने में जो दूरी होगी, पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन स्पीड के केस में क्योंकि एक आदमी भाग रहा है, दूसरा आदमी पीछा कर रहा है, नहीं, दोनों जब एक दिशा में चल रहा है तो एक आदमी भाग रहा है, दूसरा आदमी पीछा कर रहा है, तो किस तरह से पीछा करेगा? जितना ज्यादा स्पीड होगा पहले का दूसरे से, उस हिसाब से मेकअप करेगा, नहीं। इसलिए इसमें रिलेटिव स्पीड, जब डायरेक्शन जब सेम हो तो रिलेटिव स्पीड काम करता है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। फास्टर ट्रेन में से स्लोअर ट्रेन का स्पीड माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चे, समझ गए? क्या समझे हम लोग? जब अपोजिट हो, जब अपोजिट चल रही हो, अपोजिट और पैरेलल, तो ज्वाइंट स्पीड काम करता है। जब सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन हो तो ज्यादा स्पीड वाले में से कम स्पीड वाला घटा देते हैं, मतलब रिलेटिव स्पीड काम करता है। ठीक है, और डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है दूसरे को क्रॉस करने में, दोनों केस में, पहले केस में जब अपोजिट और पैरेलल है फिर भी जुड़ता है टोटल डिस्टेंस, और जब सेम डायरेक्शन हो फिर भी टोटल डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करने में ट्रैवल करना पड़ता है, वो जुड़ता है दोनों। समझ गए होंगे आप लोग? अब नेक्स्ट देखिए 14th नंबर। मान लिया जाए ये दो स्टेशन है ए और बी, ए और बी, ठीक है, दो स्टेशन है और बीच में मान लिया जाए ये एक स्टेशन सी है, या एक पॉइंट सी है। ठीक है, एक ट्रेन यहां से चल रही है, ऐसे चल रही है। ठीक है, ये ट्रेन मान लिया ये ट्रेन एक्स है नाम का ट्रेन है, और दूसरा ट्रेन यहां से चल रहा है बी से, दूसरा ट्रेन बी से ए की तरफ चल रहा है। पहला ट्रेन एक्स जो है ये वाई ट्रेन मान लिया है। ठीक है, इसका स्पीड मान लिया जाए, एक्स ट्रेन का स्पीड जो है, स्पीड
इसका मान लिया S1 है और इसका स्पीड मान लिया जाए S2 है, ठीक है। और C पॉइंट पर दोनों मिलता है। Y ट्रेन को यहां आना है, X ट्रेन को यहां आना है, ठीक है जी। अब दोनों इसी पॉइंट पर मिलता है। मिलने के बाद अगर दिया हुआ समय मिलने का मतलब इसको मान लिया जाए, यहाँ जब मिलता है दोनों ट्रेन, ये दोनों ट्रेन जब मिलता है तो मिलने के बाद इसको मान लिया जाए, हमें इसको मान लिया जाए लगता है पहले वाले ट्रेन को S1 है, यहाँ T1 टाइम लिखे, T1 टाइम लगता है। और दूसरे वाला ट्रेन जो S2 से आ रहा है Y है, इसको मान लिया जाए हमें, इसको मान लिया जाए T2 टाइम लगता है। यहां से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है बच्चे। तब क्या फॉर्मूला पड़ेगा, अब ठीक है, सब समझ गए आप लोग। इसको मैं लिख भी देता हूं, इफ टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर, अगर दो ट्रेन्स जो है पैरेलल ट्रैवल करती हैं और एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवल करती हैं विथ रेस्पेक्टिव स्पीड्स ऑफ S1 एंड S2। रेस्पेक्टिव स्पीड क्या है, पहले का S1 दूसरे का S2, ठीक है। एंड आफ्टर मीटिंग ईच अदर, दोनों ट्रेन की जब मुलाकात होती है, आफ्टर मीटिंग ईच अदर रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस, अपना जो दूर गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंचने में मिलने के बाद उसको मीटिंग ईच अदर आफ्टर मीटिंग अदर रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस एट T1 रेस्पेक्टिवली, यहां लगा देते हैं रेस्पेक्टिवली एट T1 एंड T2 टाइम। अगर ऐसा कंडीशन, ठीक है बच्चे, तो फिगर आप समझ गए हैं। तो उस केस में क्या होगा, S1 by S2 बराबर रूट अंडर T2 by T1, S1 by S2, ठीक है। मतलब पहले का स्पीड अपन दूसरे का स्पीड बराबर दूसरे का टाइम जो लगा मिलने के बाद T2 टाइम, और इसको मिलने के बाद T1 टाइम पहले वाले को, ये का रूट अंडर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछते हुए चलिए, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं, मान लिया जाए स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल या स्टीमर हो या कोई जहाज हो, ठीक है बच्चे, या कोई स्विमर हो, कोई तैराक हो, इसका स्पीड मान लिया u किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और करंट, धारा, स्ट्रीम या स्पीड ऑफ रिवर कभी लिख देता है, या कभी स्ट्रीम लिख देगा, या कभी करंट लिख देगा, या कभी हवा हो सकता है, विंड लिख देगा। ये मान लिया जाए v किलोमीटर। तो जब आप धारा के साथ, करंट के साथ, स्ट्रीम के साथ, नदी के जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में चल रहे हैं आप, या हवा बह रहा है उस दिशा में चल रहे हैं आप, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसको ds लिखे चलेंगे हम, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा, ये क्या होगा, जब तुम नदी के धारा के चाल के साथ चलोगे तो नाव का चाल और नदी का चाल जुड़ जाएगा, मतलब u प्लस v हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड पे u प्लस v किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है समझने के लिए, ये along with the current, मतलब धारा के साथ, क्या हुआ इसका, धारा के
दिशा में, धारा की दिशा में, हवा की दिशा में, धारा की दिशा में चल रहे हैं आप तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है ये u प्लस v किलोमीटर पर आवर है। जबकि इसके अपोजिट में अगर चलोगे तुम अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड यूएस लिखेंगे इसको हम लोग, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरोध, मतलब नदी बह रही इधर और तुम उधर से आ रहे हो उल्टे डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप स्ट्रीम स्पीड कहलाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? नाव के चाल में से आप धारा के चाल को माइनस कर देते हो। ये क्या है? स्पीड अगेंस्ट द करंट। ये क्या है? स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब धारा के विरोध में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चे, उसमें यू माइनस भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया जाता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड दिया जाता है, नाव का चाल निकालना होता है। ऐसे केस में नाव जब भी बोलते हैं तो वो स्टीमर भी उसके लिए लिखा जा सकता है, शिप लिखा जा सकता है, तैराक लिखा जा सकता है, बात वही चलेगी, कंसेप्ट वही चलेगा। मतलब स्पीड ऑफ बोट, अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड दोनों दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है तो ds डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा। क्लियर बच्चे? इसी तरह मान लिया स्पीड ऑफ रिवर निकालना, जब भी रिवर लिखते हैं तो इसका अर्थ है रिवर हो या स्ट्रीम हो या करंट हो या विंड। ठीक है बच्चे, और डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड दोनों आपको कर दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, स्ट्रीम या रिवर जो भी हो जाएगा क्या? डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट्स हैं, इसको ढंग से बार बार देख लें, वीडियो जहां दिक्कत हो पॉज करके देखें और बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो सारा कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। बेसिक से सारा चीज बता दिए आप लोगों को ताकि कोई भी परेशानी न हो। अब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चे?